नमस्कार, मैं हूं रमन ममगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और न्यूज इंडिया में एक बार फिर हाजिर हैं अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। इस खास बुलेटिन में हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर आज जो है उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर जो है अलग अलग जगहों से जो लोगों को बुलाया गया है ताकि यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश दिवस पर जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किया जा सके। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में दिवस के अवसर पर जो है महामहिम राज्यपाल ने जो है और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वो बधाई भी दी है सभी लोगों को। और ये उत्तर प्रदेश दिवस जो है पहले नहीं मनाया जाता। यहाँ बता दूं कि मैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इसके बाद जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ राम नाईक गवर्नर हुआ करते थे, तब उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश दिवस का जो है आयोजन बाकायदे करा और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से इन लोगों को बुलाया गया है ताकि ये लोग जो है इसी में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर के साथ साथ जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिवस पर जो है इसी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करें। इसके साथ ही जो है इधर जो है पूरा जो है इधर जो घोड़े के उसमें बनाया जाता है, जिसको पहले गांव में जो है वो कठपुतली का डांस की कहते थे, उसको भी जो है यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, ऐसी सूरत में उत्तर प्रदेश दिवस को जो सरकार है वो अपने रूप में इसको नहीं वो क्या कर सकती है, लेकिन ये लोग जो है वो अलग अलग जिलों से अलग अलग तरीके से जो है ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और उसके बाद जो है इस तरह का जो है डांस का जो इस तरह की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो है वो आयोजन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही ये आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश की जो आनंदीबेन हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई थी कुछ दिन पहले। इसके अलावा जो दुर्गा शंकर मिश्रा जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके नेतृत्व में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि इस समय जो है कार्यकारिणी की बैठक के लिए वो दिल्ली पर का प्रवास है, ऐसी सूरत में वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद अगर बात किया जाए तो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ओम प्रकाश राजभर शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की उम्मीद जहां तक कहा जाए तो जताई जा रही है और कार्यकर्ताओं ने इसकी मांग भी रखी थी। इसको लेकर अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश के प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शशि जी, ये बताइए, जिस तरह से 2022 का चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव में शिवपुर विधानसभा से ओम प्रकाश राजभर जी की लड़ने की चर्चा है, क्या कहना चाहेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी के लड़ने की चर्चा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोगों ने निवेदन किया कि आप आइए यहाँ से चुनाव लड़िए और वो लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं का सम्मान बहुत करते हैं। कार्यकर्ता जो कहते हैं वो करते हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है और पार्टी के बात को जरूर मानेंगे और आकर लड़ेंगे। और यहाँ लड़ाई में मुझे लगता है कि 2-4-5 दिन समय देंगे वो, बाकी खुद कार्यकर्ता और जनता शिवपुर की खुद उनकी लड़ाई लड़ेगी और उनके लिए प्रचार करेगी। क्या लगता है कि अभी तक संभावनाएं हैं या आश्वस्त हो चुके हैं कि शिवपुर विधानसभा से ही वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, संभावना बाकी लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि वो आके चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। अगर हम बात करते हैं तो कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अनिल राजभर भी जो है राजभर समाज से आते हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं और शिवपुर विधानसभा से वो चुनाव भी लड़े थे और वहीं से वो जीते भी हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी? और अगर ओम प्रकाश राजभर अगर इस मैदान में आते हैं तो किस तरह का ये चुनाव माहौल रहेगा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अनिल राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के एक प्यादा हैं, एक विधायक हैं और वो टिकट ही उसका असमंजस में फंसा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लखनऊ दिल्ली दौड़ रहे हैं वो, तो ओम प्रकाश राजभर के सामने उनकी चर्चा करना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ये नहीं है। कोई चुनौती वहाँ है ये नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। वहाँ जनता जो है 3.5 लाख जनता जो है जो वोट देने वाली है वो खुदे चिल्ला रही है कि ओम प्रकाश राजभर जी आवे, ओम प्रकाश राजभर जी आवे। ऐसा जमीनी नेता की जरूरत है, जमीनी नेता की जरूरत है। और ओम प्रकाश राजभर की पहचान जमीन से जूझ कर, जमीन से आंदोलन करके, गरीबों का मदद करके यहाँ तक पहुँचा है।
तो ये थे सुबसपा के प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह जी। इन्होंने बताया कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर हम बात करें तो अनिल राजभर भी जो है यहाँ से जो कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ से वो कहा जाए तो विधायक रह हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अगर ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर यहाँ से अगर चुनाव लड़ते हैं तो शिवपुर विधानसभा जो है एक हॉट सीट हो सकता है। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार ही हम जनता का मूड जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 2017 की बात की जाए तो हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी की पहले ही बल्ले बल्ले रही है। ऐसे में 2022 के चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई दल जीत हासिल करता है, इसी को लेकर लगातार हम जनता से बात कर रहे हैं, क्योंकि जनता का मूड भी जानना जरूरी है। वो किसको अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे, कौन उनके लिए विकास करेगा, कौन उनके लिए रोजगार लेकर आया है। इसी पर हम बात करने के लिए हरिद्वार के रोशनाबाद यानी हम रानीपुर विधानसभा में मौजूद है और जनता हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रतनलाल शर्मा। क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, या फिर तीसरा ऑप्शन भी आपके पास आ गया, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली बर्बाद कर दी, तो उससे तो उम्मीद करने की कोई उम्मीद ही नहीं है, समझे। और रही जो है बीजेपी की बात, तो बीजेपी से बढ़िया शासन हो नहीं सकता, इसलिए कि बीजेपी ने जो भी कार्य किए हैं विकास के, वो अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किए। इसलिए बीजेपी को ही पुनः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या अन्य जो राज्यों में चुनाव हैं आना चाहिए। तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं और भी लोग हमारे साथ हैं, इनकी भी राय लेते हैं। क्या कहेंगे जी? ऐसा है जी, मेन तो हमारे नरेंद्र मोदी हैं जी, क्योंकि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। राष्ट्र हित का मैं प्रेमी हूँ। राष्ट्र है जब भी सब कुछ है, तो मेन प्रेमी मोदी का ही हूँ, बीजेपी का हूँ। जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा, अन्यथा दूसरे को नहीं दे सकता। तो तमाम तरह के लोग थे और बातें भी हमसे की है, तरह तरह के मुद्दों पर भी चर्चा की है। तो कहीं ना कहीं साफ कहा जा सकता है कि इस बार भी उत्तराखंड में मोदी का जादू चल सकता है। अपने सहयोगी परवेश राय के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी इस वक्त मौजूद हैं। नाना, जिस तरह से आपने एक बयान दिया कि जिसकी बेबी भाग जाती है लोग उसे मोदी कहते हैं। मैंने नहीं कहा, वो गांव गुंडे ने कहा। और गांव गुंडे का आपके मीडिया के माध्यम से भी गांव गुंडा जो बोल रहा था, मैं बीजेपी को सलाह दे रहा था कि आप प्रधानमंत्री जी की बदनामी रोको। इस तरह की बातें शुरू हो गई है और इसलिए मैंने उस लाइन को बोला, वो गुंडे की लाइन थी। और सब बोलने के बाद भी बार बार बीजेपी देश के प्रधानमंत्री की प्रतिमा को मलिन करना चाहती है, तो इनका इशू है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में वो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति को इतनी ऊंची राजनीति कभी महाराष्ट्र में हुई नहीं। बीजेपी की जो आज परिस्थिति है, उनके पैर के नीचे की मट्टी खिसकनी शुरू हुई, तो अपनी प्रतिमा को बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। अब मुझे कहता है कि महिला का अपमान किया है। कांग्रेस कभी भी महिला का अपमान नहीं करेंगी। महिला का सुरक्षा ये कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है। लेकिन बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, ऐसे विचारधाराओं को उनकी होली नहीं करेंगे। भारत माता की जय बोलने का और उसी माता को बेचने का इनकी होली नहीं करेंगे। किसानों के आंदोलन के ऊपर मंत्री महोदय का बेटा गाड़ी चलाए और उनको जान से मार दे और खुद मंत्री बने, अभी केंद्र में बैठे हैं, तो क्या ऐसे लोगों की होली नहीं जलाएंगे? लेकिन बीजेपी की जो दोगली नीति है और अपनी साख जो गिर रही है, और मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र की बीजेपी नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के पीछे लगी हुई है, ऐसा हमें लगता है। नरेंद्र जी, आपने एक और सवाल उठाया कि मौजूदा समय में जो केंद्र सरकार है वो महात्मा गांधी जी के विचारों को खत्म करना चाहती है। हाल ही में कालीचरण महाराज ने जिस तरह से बयान दिया, अब फिल्म आ रही है, उसमें भी एनसीपी के एक सांसद हैं, वो उसमें नथुराम गोडसे का जो रोल है वो अदा कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? ये तो गांधी जी के ऊपर तो बहुत सालों से चली आ रही है कि उनके बदनाम किया जा रहा है, तो किस तरह से आप देखते हैं इसको? बीजेपी की जो मानसिकता है उसका परिचय वो बार बार दे रही है। अभी जो फिल्म आ रही है, फिल्म में भी उन्हें गोडसे को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन
हिंदुस्तान की जनता इस बात को कभी भी मान्य नहीं करेंगी, क्योंकि महात्मा गांधी की विचारधारा को लेके देश में बड़े तादाद में लोग आज भी है और रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। और ऐसे समय में जो महात्मा गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे को हीरो बना के दिखाने की कोशिश जो शुरू है, वो पिक्चर पे बैन लगना चाहिए। ये मांग हमने प्रधानमंत्री जी से भी की है और राज्य के मुख्यमंत्री जी से भी की है। और रही अमर ज्योति जो इंडिया गेट में लगी थी, उसको भी निकालने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। जो महात्मा गांधी के लिए उनकी प्यारी धुन थी, वो धुन को भी उन्हें बंद करने की साजिश रची हुई है। तो ये सब चीज़ों से लगता है कि केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार महात्मा गांधी के विचार को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन देश की जनता ये कभी सहन नहीं करेंगी। देश की जनता महात्मा गांधी के विचार के साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ नाना पटोले, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी चुनाव में जिस तरीके से यूपी से बीजेपी का सफाया होगा, बाकी अन्य राज्यों में कांग्रेस अकेले दम पर ही सरकार बनाएगी। कैमरामैन बबलू राउत के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ इंडिया, मुंबई। हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। आदेश जी, आपने कहा कि 2015 में कहा गया था कि जन लोकपाल बिल पास हो गया, तो आखिर अब तक क्यों नहीं पास किया गया, और क्या मानते हैं कि दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया गया, क्योंकि इसी वादे पर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे? देखिए, ये तो उनका सबसे बड़ा एजेंडा था और इस पर बड़ा जन आंदोलन अन्ना हजारे जी के साथ किया था, जिसमें कहा कि 29 दिसंबर को हम सरकार बनाएंगे और जन लोकपाल बिल दिल्ली में पास होगा। लेकिन आज सच्चाई सबके सामने आ गई है कि पहले उन्होंने आरटीआई में झूठ बोला दिल्ली सरकार ने, और गुमराह किया लोगों को, विपक्ष को गुमराह किया और कहा कि हमने 2015 के अंदर 4 दिसंबर 2015 को हमने जन लोकपाल बिल एलजी साहब को भेज दिया। लेकिन आरटीआई जब एलजी साहब के यहाँ पता किया तो कहा नहीं आया। उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ पर 25 सितंबर 2019 को जन लोकपाल बिल दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट की ओर से आया और 27 सितंबर को हमने वापस कर दिया, यानी 2 दिन बाद वापस कर दिया। 3 साल से आप 2019 के बाद रखे, आप क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं पास किया? किस बात का आपको डर है? किस बात, आपने कौन सा ऐसा भ्रष्टाचार किया है जिसका डर है आपको पकड़ा जाएगा, आपका भंडाफोड़ होगा? और ये बात सामने आ गई है। जिस तरह केजरीवाल साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनको डर हो रहा है। अगर कर नहीं तो डर किस बात का? तो ये जो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमारे मंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है, अरे मंत्री की बात छोड़िए, अगर इस केंद्र में मोदी सरकार है और भ्रष्टाचार कोई करता है, का बड़े से बड़ा व्यक्ति, अगर स्वयं केजरीवाल जी भी होंगे तो वो भी ईडी के शिकंजे में या भ्रष्टाचार के शिकंजे में जरूर आएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार तो ये कह रही है कि जब चुनाव आते हैं तभी इन सरकारी एजेंसियों का उपयोग जो हो बीजेपी करती है। देखिए, जो भी सामने तथ्य आ रहे हैं, आज आरटीआई का जवाब आया है तो उसमें कोई चुनाव नहीं है। आरटीआई का तो जवाब स्पष्ट है कि आपने जन लोकपाल बिल इतने दिनों से दबा के रखा है क्योंकि 22 विधायकों के ऊपर भ्रष्टाचार के केस हैं, आपकी सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार और गबन के केस हैं, दिल्ली सरकार के जल बोर्ड और ड्यूसिप और ये अपना सत्येंद्र जैन जो मंत्री हैं और शराब की नई पॉलिसी में हजारों करोड़ का घोटाला है। तो लगता है कि ये जो इतने जो आप आरोप गिना रहे हैं, इसी का डर है और इसी वजह से दिल्ली के सीएम ने कहा है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, ये तो भ्रष्टाचार किए हैं जिसके कारण से वो ना लोकायुक्त का नियुक्ति कर रहे हैं, ना ही जन लोकपाल बिल ला रहे हैं। ये तो भ्रष्टाचार के डर के कारण। और जो कल उन्होंने कहा है, ये डर इस बात का है, ये चुनाव में सिंपैथी गेन करने के लिए कि हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि वो आप पता है पंजाब में भी वो हार रहे हैं, बाकी राज्यों में कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इस तरह वो उससे पहले एक चुनावी खेल खेलना चाहते हैं सिंपैथी गेन करने का, जो कि दिल्ली में मुख्यमंत्री साहब पहले भी कर चुके और सफल नहीं होने वाले। आदेश गुप्ता जी ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके के काम हुए हैं, जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, उनके सबके वीडियो बनाकर दिल्ली की जनता चुनावी राज्यों में आम आदमी पार्टी के लिए जरूर भेजेगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। बीते 18 दिसंबर
दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत गढ़वाल मंडल के लिए 18 दिसंबर को हरिद्वार से की थी और 19 दिसंबर को इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुमाऊं से की थी। हजारों किलोमीटर की ये यात्रा तमाम उत्तराखंड की विधानसभाओं तक पहुंची थी और एक प्रकार के ये विजय रथ थे, विजय संकल्प रथ थे, जो ये एक LED वाहन का रूप था उनका, जिसमें वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया गया और एक सुझाव पेटिका लगी थी जिसमें जनता से सुझाव मांगे गए आगामी 2022 के मैनिफेस्टो, जिसे भारतीय जनता पार्टी दृष्टि पत्र और संकल्प पत्र कहती है, उसके निर्माण के लिए, उसको बनाने के लिए। मेरे पीछे देखिए तमाम केंद्रीय नेताओं की फोटो लगी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो लगी है, प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगी है। किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। सुझाव पत्र एकीकरण कार्यक्रम, मेरा सुझाव मेरा चुनाव। अब आपको दिखाते हैं ये सुझाव पेटिका, जिनमें हजारों की संख्या में विजय संकल्प रथों में जो ये पेटिका लगी थी, उनमें जनता ने अपने सुझाव दिए हैं कि बीजेपी किस तरीके का मैनिफेस्टो बनाई। ये देखिए, ये सुझाव पेटिका है। सुझाव पेटिकाओं में हजारों की संख्या में ये सुझाव जनता के हैं। अब इनको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी आगामी 2022 के चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो यानी कि संकल्प पत्र और दृष्टि पत्र तैयार करेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद सोयाल जी हमारे साथ हैं। सोयाल जी, क्या प्लानिंग है, कब तक ये मैनिफेस्टो आपका संकल्प पत्र जारी होगा? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दृष्टि पत्र तैयार करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब प्रत्येक विधानसभा में एक वाहन भेजा गया और उसमें सभी वर्गों का, वो दलित हों, मजदूर हों, समाज के सभी वर्गों का, व्यापारी हों, आपके किसान हों, सैनिक हों, महिलाएं हों, सभी वर्गों की इसमें राय आ जाए और इसमें हजारों लोगों ने इसमें राय दी है। हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो दृष्टि पत्र को तैयार करेगी और वो इन सब का संकलन किया गया और इनके आधार पर हम एक ऐसा दृष्टि पत्र तैयार करना चाहते हैं जो सर्वग्राही हो, सर्वस्पर्शी हो और जिसमें सभी समाज का प्रतिनिधित्व हो और वो जल्दी जनता के सम्मुख हमारा दृष्टि पत्र आने वाला है। मतलब आपका जो मैनिफेस्टो यानी कि संकल्प पत्र होगा वो सर्व समावेशी होगा, लेकिन ये 78,000 से अधिक सुझाव आए हैं। कैसे आप लोग मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, कितनी टीमें इसमें लगेंगी और कब तक होगा? इसमें हमारे वरिष्ठ जन लगे हुए हैं, जिसमें हमारे राज्यसभा के सांसद डॉक्टर निशंक जी की अध्यक्षता में राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल जी, OP कुलश्रेष्ठ जी और अन्य बहुत सारे सहयोगी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता इन सब की छटनी कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम एक सर्वस्पर्शी दृष्टि पत्र जनता के सम्मुख लाने वाले हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये नया प्रयोग है और साफ तौर पर सर्व समावेशी हर वर्ग को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना चुनावी मैनिफेस्टो बनाना चाहती है, जिसको वो दृष्टि पत्र और संकल्प पत्र कहती है और ये हजारों की संख्या में जनता के सुझाव आए हैं, उसका समावेश अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव के संकल्प पत्र के लिए करेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से कैमरा पर्सन राहुल के साथ रोहित विक्रम सिंह। देश भर में जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद हुए हैं, तो कई ऐसे भी राज्य हैं जहां पर आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में, जहां पे कोरोना के मामले घटे, तो वैसे ही महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने आज से स्कूलों को खोलने की इजाज़त दे दी है। इस वक्त हम एक ऐसे ही क्लास में मौजूद हैं जहां पर आज एक बार फिर से 20 दिनों के अंतराल के बाद जो है बच्चे आज यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि जिस तरह से जनवरी के शुरुआती दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों में उछाल देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल बंद करने का जो है ऐलान कर दिया था, लेकिन जैसे ही कोरोना के जो मामलों में गिरावट हुई उसके बाद मुंबई शहर में जो है आज से स्कूलों को खोलने की फिर से इजाज़त दे दी गई है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले लगातार तेज़ी से पैर पसारकर आगे बढ़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में जो स्कूल अभिभावक हैं उनके ऊपर जो है डिसीजन लेने के लिए कहा गया कि वो अपने बच्चों को किस तरह से स्कूल भेजते हैं या नहीं। लेकिन मुंबई में आज से स्कूल खुल चुके हैं, तस्वीरें देखिए, और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के जो स्कूल हैं वो आज से शुरू हुई हैं। तस्वीरें में देख सकते हैं कि जिस तरह से जो बच्चे 20 दिनों तक, जो कि कोरोना की तीसरी लहर जब मुंबई शहर में दस्तक दे दी थी, तो उस वक्त ये बच्चे जो है अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कोरोना के मामलों में कमी जो है देखने को मिली, तुरंत वैसे ही महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने
जो बच्चे घर पर पढ़ाई कर रहे थे उन्हें फिर से स्कूल में आके पढ़ाई करने के लिए कहा है। लेकिन इस बार 2 ऑप्शन रखे गए हैं कि जो बच्चे जिनके पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं स्कूल, वो ऑनलाइन ही पढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर पर उस तरीके की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो स्कूल में आके जो है अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इस क्लासरूम की जो शिक्षिका इस वक्त मौजूद हैं, जो इनके ऊपर आज से दायित्व होगा कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की जो बेकाबू होकर कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन सावधानियां जो हैं वो भी बरतनी है। मैडम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। वैशाली परदेशी। वैशाली मैम, जिस तरीके से बच्चे कोरोना की तीसरी लहर आ रही थी तो सरकार ने जो है बच्चों को देखते हुए स्कूल बंद कर दिया था। अब 20 दिन बाद फिर से स्कूल खुले हैं, मामले कम हुए, तो कितनी जिम्मेदारियां हैं बच्चों को संभालना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना कोरोना से की जैसी महामारी से बचने के लिए भी? पहले तो 8 दिन शुरू हुआ था, बच्चे बहुत खुश हो गए थे। बच्चों पहले ही बोलते थे कि टीचर हमें स्कूल में ही आने का है, स्कूल बंद मत करो जी। तो अभी स्कूल तभी शुरू हुआ था तो तभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे थे, मास्क लगा रहे थे, सैनिटाइज़र सबके पास है, सब सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, कोई बाहर जाता आता नहीं, अगर जाता है तो टीचर का परमिशन लेकर ही जाता है। जिस तरीके से ऑनलाइन की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी कोरोना काल में, उसमें बहुत सारी शिकायतें आई थी कि बच्चे उस तरीके की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं जिस तरह से इस बच्चों की जो यहाँ पर पढ़ाई होती है, जो स्कूल में बैठकर बच्चे जो आते हैं रोज़ाना यहाँ पे उपस्थिति अपनी दर्ज करवाते हैं, टीचर से डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन जो है वो नहीं मिल पाता। जिस तरीके से कोरोना के मामले मुंबई शहर में लगातार कम हुए, उसके बाद सरकार ने फैसला तो लिया है कि कोरोना जो स्कूल है वो आज से खुल जाने चाहिए, जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को अपनी खुशी से भेज सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना इस वक्त बेकाबू हो चुका है, लेकिन वहां पर स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का ही आदेश दिया गया है। कैमरामैन बबलू राउत के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ इंडिया, मुंबई। गुलाबी नगरी जयपुर में इंदिरा बाजार में देर रात प्राचीन शिव मंदिर अचानक से टूट गया। बताया जा रहा है कि पिकअप की टक्कर से इस जो मंदिर है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके बाद यहाँ पे विरोध जारी है। हिंदूवादी संगठन के लोग आए। भारत शर्मा जी है। भारत जी, कैसे, कितने साल पुराना मंदिर है, कैसे यह हादसा? ये मंदिर बहुत प्राचीन है और प्राचीन मंदिर, जैसे मुझे सुबह संज्ञान में आया था कि मैं यहाँ पहुँचा कि यहाँ मंदिर टूटा हुआ था, मंदिर तोड़ा गया था। एयरटेल कंपनी के द्वारा यहाँ पे जो काम चल रहा था उसमें ये मंदिर तोड़ा था गाड़ी से। इसलिए हमने यहाँ पे विरोध दर्ज कराया और विरोध दर्ज कराने पर मेरे को जो है सुबह पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। मैं अभी रिलीज़ हो गया हूँ। बात यह है कि बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक तरीके से इस जयपुर शहर में और राजस्थान में जो है हिंदू मंदिरों को और हिंदू प्रतीकों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही भाई जी के मंदिर, लक्ष्मीनारायण मंदिर का भी विषय सबके सामने आया था कि मंदिर के ऊपर मजार बना दी गई। खजाने वालों के रास्ते में भी एक शिवालय के में मूत्र कर दिया गया मुस्लिम बच्चे द्वारा। आमागढ़ में भी इस प्रकार वो मंदिर जो शिवालय की सारी मूर्तियां तोड़ दी मुस्लिमों द्वारा। और इसी प्रकार से तुष्टीकरण की नीति के तहत रामगंज बाजार में भी वो फूटे खुर्रे का नाम बदल दिया गया। तो ये जो नीति सरकार की चल रही है, अशोक गहलोत सरकार की, ये ऐसे नहीं है। इसका आक्रोश जनता में भारी व्याप्त है और वो कभी भी फट सकता है, जिसके परिणाम की जिम्मेदारी इस सरकार के प्रशासन की रहेगी। अभी रिसेंटली यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के द्वारा और आम जनता के द्वारा मिलकर के यहाँ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है, जिससे शांति और सांप्रदायिक माहौल कायम रहे। दुकानें बंद है, वैसे मैं देख रहा हूँ दुकानें बंद है, लोग भूख हड़ताल के लिए बैठे। स्वाभाविक रूप से भूख हड़ताल और ये ऐसा विषय कोई नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से आक्रोश व्याप्त है। इस आक्रोश को ध्यान में रखते हुए मंदिर का निर्माण अतिशीघ्र किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मंदिर का निर्माण जो है वो अतिशीघ्र करना चाहिए। ये वो मंदिर है, आप देखेंगे तस्वीरों में, प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर जो है वो जो गाड़ी है, पिकअप गाड़ी, वो अचानक से बैक ले रही थी और उस दौरान ये हादसा हुआ है। हालांकि जो कोतवाली थाना पुलिस ने उसने पिकअप को जब्त कर लिया है, जो चालक है उसको हिरासत में ले लिया है। लगातार हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोग, मंदिर के पुजारी, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द और जितना जल्द हो सके मंदिर का जो है फिर से निर्माण किया जाए। फिलहाल किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए जयपुर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।